ख्वातीन व हजरात खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बोन एपेटाइट के चौथे एपिसोड की। एक ऐसा एपिसोड जो हमें पहले से भी ज्यादा सस्पेंस, इंकिशाफात और खौफ की दुनिया में ले जाता है। पिछले हिस्से तक हम देख चुके थे कि कहानी के किरदार एक पुरअसरार खाने के गिर्द घूम रहे हैं, जहां हर नवाला सिर्फ जायका नहीं बल्कि राजों और खतरात को भी साथ लिए होता है। इस बार एपिसोड 4 में हमें न सिर्फ किरदारों की नफ्सियाती कैफियतों की गहराई दिखाई गई है, बल्कि कहानी का रंग और भी तारीक हो जाता है। नए सुराग सामने आते हैं, पुराने राज मजीद उलझते हैं और नाजरीन को यूं महसूस होता है जैसे वो खुद भी इस खाने की मेज पर बैठे हों। ये रिव्यू 3 हिस्सों में तकसीम है। सबसे पहले मैं आपको कहानी के इब्तिदाई हिस्से का खुलासा दूंगा, जहां सस्पेंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। फिर हम जाएंगे कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ, जहां सब कुछ एकदम बदल जाता है। और आखिर में हम देखेंगे कि एपिसोड के इख्तिताम पर हमें किस तरह एक नए झटके और तजस्सुस के साथ छोड़ा जाता है। एक जालिम तानाशाह का बावर्ची बनकर जीना मतलब रोज जान हथेली पर रखकर इम्तिहान देना। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही है। राजमाता, हमें विषय बताने की कृपा करें। अक्षरों में लिखा है, न्याय संतान धर्म। इस प्रतियोगिता का विषय है संतान धर्म। हाँ जरूर, न्याय की बातें यहाँ कहाँ होंगी। इस प्रतियोगिता में आप सब जो पकवान बनाएंगे, उनमें बच्चे का माता पिता के प्रति कर्तव्य और संतान धर्म की झलक दिखनी चाहिए। उसमें टोफू और टैंजंग का इस्तेमाल करना होगा। आपके पास केवल एक शिजन का समय है, तो शुरू कीजिए। अब हम प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं। भोजन बनाकर तो मैं वैसे भी उन रसोइयों को नहीं हरा पाऊंगी। फोकस कर, फोकस। टोफू और टैंजंग, टोफू और टैंजंग, टोफू और टैंजंग। हमारे पापा ने आज एक नई डिश बनाई है। ये क्या है? तुमने कभी टैंजंग पास्ता के बारे में सुना है? टैंजंग पास्ता? पापा ये तो बहुत टेस्टी है। सच में? तो खाओ ना। तो ठीक है, मैं वही टैंजंग पास्ता बनाकर जीतूंगी जो पापा अक्सर बनाया करते थे। इस डिश से मैं राजमाता को अपनी काबिलियत का स्वाद चखाकर खुश कर दूंगी। डायन, कोई गलती मत करना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? ये आदमी वाकई अजीब है। खाना बनाने में सबसे जरूरी चीज होती है अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करना। मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये तो महाराज, ये आपके लिए वाकई निराशा की बात होगी। लगता है आपको उस डायन बावर्ची से काफी लगाव हो गया है। एक कहावत है दादी माँ,
नदी की गहराई उसे पार करके और इंसान की परख उसके साथ समय बिता के ही पता चलती है। आखिर तक किसकी किस्मत साथ देगी ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा ना। आपको ये जानना चाहिए महाराज, इन दिनों मैं काफी थका थका महसूस कर रही हूँ। भूख भी कम हो गई है। दादी माँ सब जानते हैं कि आप अपने नाजुक स्वभाव और खाने में नखरे के लिए मशहूर हैं, और आप कह रही हैं आपकी भूख कम हो रही है। बढ़िया है, इससे प्रतियोगिता का मजा और बढ़ जाएगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारी नई मुख्य राज रसोइया अपने खाने के स्वाद से आपकी भूख लौटा पाएगी या नहीं। मैंने उसकी मौत ठान रखी थी, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं महाराज, जैसा आप कह रहे हैं वैसे होता है या नहीं। महाराज, मुझे उस डायन का हाथ नहीं काटना, मुझे तो आपका दिल छीनना है। कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। ये तो सब चूरा चूरा हो गया है। ये लोग मुझे पागल कर देंगे। जो मलेट मछली है वो सफेद परत वाली ही सबसे स्वादिष्ट होती है। अरे अरे, एक भी नहीं पकड़ी जा रही क्या? अरे यार, टूटा फूटा टोफू तो ठीक है, पर कुछ बनाने के लिए मेरे पास इतना टेंशन नहीं है। हाँ, मैं क्या करूँगी? ये कितने घटिया लोग हैं। अब क्या करूँ? ये तो पालक है और काफी ताजा लग रही है। अरे हाँ, पालक तो गोरियों के आखिर और छोसौन के शुरुआती समय के बीच आ ही गया था, तो ये काम कर जाएगा। ये अच्छा रहेगा। पालक हड्डियां मजबूत करने और खून की कमी दूर करने में अच्छा है, तो दादी माँ के हेल्थ के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। पालक का पेस्ट तो बनाकर डालती हूँ। ठीक है, थोड़े और लेती हूँ। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? बस सामग्री ले रही थी। बाकी बावर्ची अपना सामान जुटाकर पहले ही राजमाता के महल के सामने पहुँच चुके हैं। सुनिए, क्या मुझे कहीं से टैंजंग मिल सकता है? टैंजंग? सांगवान में रखे मटके में टैंजंग नहीं रखा क्या? ये मटका खाली हो चुका है क्योंकि बाकी बावर्ची सब निकाल कर ले गए। अब क्या करें? उस मटके में जो झोल में टैंजंग था वही बचा था। अच्छा, तो वो झोल में टैंजंग था, तभी खाने में उसका स्वाद इतना गहरा और स्वादिष्ट था। पर अब मैं क्या करूं? टैंजंग वाले खाने में वही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? झोल में टैंजंग तो नहीं है, पर यही पीछे 3 साल पुराना टैंजंग रखा है। मेरे साथ चलो। सच में? आपका धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। खाना बनाने की प्रतियोगिता? महल में याचिकाओं और अपमानजनक शब्दों से जुड़ी इस शर्मनाक घटना को देखते हुए लगता है राजमाता ने इस मामले को खुद सुलझाना सही समझा। मैं राजमाता की मंशा समझता हूँ, लेकिन हमारे पास सच में इतनी फुर्सत है कि हम प्रतियोगिता के नतीजे का इंतजार करें। भले ही वो घटिया औरत इस प्रतियोगिता को जीत जाए, लेकिन उसे मुख्य राज रसोइया बनाने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। ये बातें सुनकर खून खोल रहा है। इस मामले में महाराज कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करें। क्या हुआ? माफ कीजिएगा, देखिए ना, मेरे हाथों में जरा भी ताकत नहीं। कोई बात नहीं राजकुमार जेसन, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शुक्रिया राजकुमार जेसन। इस मामले पर आप भी अपनी राय दीजिए। सुसु, बहुत जोर से सुसु आ रही है। शौचालय कहाँ है? थोड़ा सहन कीजिए। नहीं होता, सहन नहीं होता। सुसु लगी। चलिए मेरे साथ शौचालय ले चलो। आराम से, आराम से। हाँ, यहाँ बस चलिए आराम से। मुझे हाथ में हो जाएगा।
हैं। क्या तुम ओमांडू बना रहे हो? तुमने भले ही जापानी गांव में खाना बनाना सीखा हो, पर अगर मछली का मांस काटते हुए वो बराबर की मोटाई का ना हो तो बता दो, भाप में पकाते समय उसके पतले हिस्से टूट जाएंगे। मुझे नहीं लगता इस वक्त आपको मेरी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप योनपो टैंक बना रहे हैं ना, तो टोफू पर ध्यान रखिए वो ठीक से पका है या नहीं। मुझे मत पकाइए। मौका मिला है तो तुम्हें वो शोरबा बनाकर दिखाता हूँ जो मैंने सिचुआन में सीखा था। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, तू कर सकती है। बावर्ची ने शायद कुछ गूंथा है, मतलब ये अच्छे बना रही है। क्या प्रतियोगिता के लिए साधारण नहीं हो जाएगा? पर ये तो कोई अजीब सी सब्जी कच्ची उबाल रही है। मैंने ये सब्जी पहले कभी नहीं देखी। शाही सखी, आपको जोकुंशे के बारे में भी नहीं पता? कैसे पता होगा, आपने तो कभी कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा, तो ये जोकुंशे है, पर वो तो मुकना मोल है ना, जिसे सुखाकर खाया जाता है। इतना ही नहीं, वो उसमें कुछ डालकर पीस रही है, देखो। समझ नहीं आ रहा, बेवकूफी कर रही है या कुछ बड़ा। मुझे तो लगता है आज डायन का हाथ कट के रहेगा। आज उसके रोने का दिन है। थोड़ा धीरे बात करोगी? जी राजमाता। अरे वो आखिर कर क्या रही है? बाकी रसोइयों की तुलना में डायन कई मामलों में कमजोर लग रही है। बावर्ची महंग लगता है वही उमांडू बना रहे हैं जिसकी पिछली दावत में राजमाता ने तारीफ की थी। और बावर्ची एम लगता है अपना मशहूर योनपो टैंक बना रहे हैं। मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। ओमांडू और योनपो टैंक, मुझे इनका इंतजार है। क्या ख्याल है महाराज? पता नहीं, इन पकवानों में कुछ भी नया स्वाद नहीं है। महाराज शायद अभी भी उस डायन बावर्ची के पकवान का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुख्य राज रसोइया का खाना हमेशा एक नए स्वाद का एहसास दिलाता है। अब सवाल है, क्या मुझे भी वैसा ही स्वाद महसूस होगा जैसा आपको हुआ था? बहुत उत्सुक हूँ मैं। जरूर होगा दादी माँ। इंसान का मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी जुबान का स्वाद कभी झूठ नहीं बोलता। शोरबा राजमाता के लिए खास महत्व रखता है, इसीलिए वो इसे बार बार मंगवाती है। एक ताजा और उमामी स्वाद। वो बचपन से ही खाने में नखरे करती रही है और सुना है जिस दिन वो महल में आई थी कुछ खा ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की याद आ रही थी। तभी वो खाने में इतने नखरे दिखाती है। उनकी माँ ने उनके लिए जो आखिरी बार खाना बनाया था वो सियोम नदी के तेंगजिंग से पकाया गया शोरबा था। उनसे कहा गया था चावल को शोरबे में डुबो कर खाएं, और वो अक्सर कहती है कि तब का तेंगजिंग शोरबा बहुत स्वादिष्ट था। वो उन्हें आज तक याद आता है। शायद उन्होंने कहा था उसका ताजा उमामी स्वाद था। और बताइए ना। रसोइया ने पूरी कोशिश की कि वैसा ही स्वाद वाला तेंगजिंग शोरबा बना सके, लेकिन वो हमेशा कहती रही कि इसका वो स्वाद नहीं। अब क्या करूं? वो ताजगी भरा उमामी स्वाद जिसे राजमाता ढूंढ रही है, आखिर कैसा स्वाद रहा होगा? क्या सच में उन्हें वो स्वाद इसलिए याद रहा क्योंकि वो उनकी माँ के हाथ का बना आखिरी खाना था? मुझे नहीं लगता कि एक साधारण टैंगजिंग पास्ता असरदार होगा।
ध्यान से, आप कौन से ख्यालों में खोई हुई हैं? ध्यान से कीजिए, हाँ ध्यान से। इस रस की खुशबू तो कमाल की है। अब थोड़ा हरा प्याज काट लेता हूँ। मैंने अपना सारा हरा प्याज इस्तेमाल कर लिया। बावर्ची मैन, अपने पास से थोड़ा हरा प्याज देना। पता नहीं मेरा सारा प्याज खत्म हो गया। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुनाई नहीं दे रहे क्या? लगता है बाहर जाकर बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे थोड़ा हरा प्याज चाहिए। ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में अपनी सामग्री का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाना बाहर होने का कारण होना चाहिए। वैसे भी विजेता कोई एक ही बनेगा। सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। बहुत ज्यादा बेरहम हो। एक ताजा उमामी स्वाद। उन्होंने कैसे बनाया होगा? उसमें क्या डाला होगा? छोड़ा, 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 छोड़ा। मिल गया हरा प्याज। लड़ने के लिए टाइम है। समझ गई। शोरबे के लिए इतना काफी होगा। क्या कर रही हो? अरे छोड़ो। अरे मुझे प्रतियोगिता के बीच में ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जाने दो। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मुझे कुछ सामग्री लानी है। मुझे जाने दीजिए। इसे यहाँ लेकर आओ। क्या? मुझे जाने दीजिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये क्या हो रहा है? मुझे बस एक और सामग्री की जरूरत है। मुझे जाने दीजिए। ये क्या बहाना बना रही हो तुम? वापस अपनी जगह पर जाओ। मेरी बात को समझिए। मुझे जाने दीजिए। तुम्हें कौन सी सामग्री चाहिए? वो बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करने की अनुमति नहीं है महाराज। अभी ये कहना मुश्किल है रसोइये किस तरह का पकवान पेश करेंगे, लेकिन अब जब बाकी बावर्चियों के पकवान लगभग बन चुके हैं तो ये औरत बीच में सामग्री बदलना चाह रही है। इसे पता है कि ये बाकी रसोइयों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए अब वो अपना पकवान बदलने की कोशिश कर रही है। नियम था पकवान समय के अंदर पूरा होना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि दोबारा सामग्री नहीं ला सकते। भले ही ऐसा पहले नहीं कहा गया, लेकिन डायन बावर्ची ने देख लिया है कि बाकी रसोइये क्या बना रहे हैं, तो इसे अब और सामग्री लाने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा महाराज। ये सच है, मैंने पकवान बदलने के बारे में सोचा, लेकिन वजह वो बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रही हैं। पकवान को बीच में बदलना बहुत मुश्किल है। मैं जो मांग रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। मेरा समय निकला जा रहा है। ओह, ये तुम्हारी ही तो गलती है। सुनिए दादी माँ, मैं मानता हूँ सखी खान ने सही कहा, ये नियम के विरुद्ध है। पर जैसा मुख्य राज रसोइये ने कहा, दोबारा सामग्री न लाने का कोई नियम नहीं था, तो इसे और सामग्री लाने दीजिए। और अगर ये फिर भी हार जाए तो आप इसके दोनों हाथ काट देना। ये पागल साइको है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है महाराज। तो ठीक है, हमें मंजूर है, पर अगर जैसा सखी खांग ने कहा तुम्हारा इरादा हमारा अपमान करने का था, तो तुम्हारा सिर भी कलम किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। वैसे दादी माँ, सच कहूँ तो चाहे हाथ चाहे या सिर, मेरा तो दी एंड ही है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर अब गई तो खत्म नहीं कर पाऊंगी। चल, मुझ पर भरोसा रखिए।
व्यंजन के स्वाद को मात देने का यही एक तरीका है। मुझे इसमें स्मोकी फ्लेवर देना होगा। ओह, क्या बेहुदा नौटंकी है। ये कितना ज्यादा भद्दा है। इसने तो सीधे तेल में डाल दिया। दीदी, मैं बस पहुंच गई। अभी तक आए क्यों नहीं? बावर्ची मियांग से मुझे पूरी उम्मीद है। ओमान को चखने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बावर्ची इम का यौनपो टैग भी कमाल का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी दावत सजा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। शोरबे के अंदर मुकनामुल डाला? क्या कहा? वो जोकुनचे को टैचंग के शोरबे में डाल रही है। या तो इसका दिमाग खराब हो गया है या ये कोई नया पकवान है। तुम्हें अपने पकवान का लाजवाब स्वाद राजमाता को चखाना ही होगा। खिलगम जल्दी करो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दीदी, खिलगम तुम आ गई। कहाँ रह गए थे? मुझे माफ कर दीजिए, आने में देर हो गई। क्या हुआ? चोट कैसे लगी? सर से खून आ रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ, हम बाद में बात करते हैं। इसे लीजिए और जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया खिलगम। अरे कोई बात नहीं, ध्यान से काम कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? यही तो चाहिए था। क्या टाइमिंग है खिलगम। उस डायन बावर्ची ने अभी क्या डाला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं इस बारे में नहीं जानती राजमाता। इनको भी नहीं पता। उसने थोड़ी देर पहले जोकुनचे को टैंजंग के शोरबे में डाला था ना? क्या ये तरीका पहले कभी इस्तेमाल हुआ है? वो टैंजंग शोरबा ही बना रही है, पर इसे ऐसे बनाने का तरीका मैंने पहले कभी नहीं देखा। सचमुच ये तो अजीब है। जरा सोचिए, अगर उसका खाना खाने से सब बीमार हो गए तो? क्या जोकुनचे खाने से कोई बीमार हो सकता है? ये कैसी बातें कर रही हो? असल में मैंने उस चीज को इस तरह उबालते और मसाला लगाते नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए कहना मुश्किल है। अरे लेकिन मैं ऐसा कुछ कैसे खा सकती हूँ? तो क्या मैं उसे खाना बनाने से रोक दूँ? आप ये क्या गुस्ताखी कर रही हैं? मुख्य राजरसोइये के पद के लिए इस प्रतियोगिता का आदेश मैंने ही दिया था। महाराज, माफी चाहती हूँ, शांत हो जाइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। वरिष्ठ शाही सेवक के शब्द तो केवल शाही नियमों पर आधारित थे। वो आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगी। कृपया शांत हो जाइए। शाही नियम? क्या कहा आपने? शाही नियम? मैंने ये प्रतियोगिता इसीलिए रखी था कि मुख्य राजरसोइये का फैसला कर सके। इसे मेरे राजा होने के अधिकार का अपमान भी माना जा सकता है।
क्योंकि इसे मुख्य राज रसोइया मेरे आदेश पर बनाया गया था। महाराज मेरी बात। मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आप सबकी चिंता समझी और तभी ये प्रतियोगिता स्वीकार की। अगर आप यही चाहती हैं, तो खाना चखे बिना ही इस प्रतियोगिता को रोका जाए, सिर्फ इसीलिए कि बावर्ची यौन अनजान पकवान बना रही है। और मेरे आदेश का क्या मान है, क्योंकि मैंने ही उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया था। आप ही बताइए, मैं गलत हूँ? महाराज शांत हो जाइए। जैसा महाराज ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है जो डायन को राज रसोइया बनने से रोकता हो। लेकिन मेरी बस यही इच्छा है कि आगे के लिए ये कोई गलत मिसाल ना बने। आपकी बात मान ली गई है महाराज। तो चलिए, अब हम पकवान का स्वाद चख कर ही अपना फैसला करते हैं। मैं जानता था इस प्रतियोगिता का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ मुख्य राज रसोइये को हटाना है, जिसे मैंने नियुक्त किया था। तुम बस समय पर खत्म कर लो। अब खेल बस तुम्हारे खाने के स्वाद पर टिका है। या तो तुम मेरी सच्ची राज रसोइया बनोगी, या यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफी मुलायम है और रस से भरा हुआ। इस पकवान में ऐसा क्या है जो इसे इतना नरम बनाए रखता है? जी राजमाता, ये नमी आती है मलेट मछली से बनी इसकी पतली बाहरी परत की वजह से। ये वाकई में बहुत नरम उमांडू है। मलेट डम्पलिंग की महीन परत पर मकई आटा जो बना है बारीक काटे हुए मांस से, भुना खीरा, मूंग के अंकुर और टोफू का जो मिश्रण है, चबाते ही स्वाद मुंह में घुल जाता है। महाराज, आपकी स्वाद की पहचान कमाल की है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। वाकई स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इसमें डेंजंग का ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा। डेंजंग को सिरके और शहद के साथ मिलाकर एक लाजवाब चटनी तैयार की है। तो चटनी में डेंजंग का स्वाद तो है इसमें, लेकिन बस इसे चटनी में ही डाला है। उमांडू की जो परत है जीभ छूते ही पिघल जाती है। बहुत ही लाजवाब है और उमांडू के अंदर का नर्म और रसदार मिश्रण स्वाद से भरा है। हर एक उमांडू बिल्कुल सही पका है। सही कहा इन्होंने। मेरी जैसी बूढ़ी भी इसे आसानी से खा सकती है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तो बताइए, इस पकवान में आपने संतान धर्म का भाव कैसे जोड़ा? महाराज इस प्रजा के लिए एक पिता के समान है। प्रजा ने महाराज को ये सामग्री अपना संतान धर्म मानकर अर्पित की है। उसी सामग्री से मैंने
ये तैयार किया और राजमाता को प्रस्तुत किया। अगर ये संतान धर्म की सबसे बड़ी श्रद्धा नहीं है तो फिर और क्या है बताइए? अच्छा जवाब दिया। काफी समझदारी भरा जवाब है। अगर ऐसी बात है तो ये नियम महल के सभी खाने पर लागू होता है जो प्रजा की सामग्री से बनता है। क्या ये टोफू योनपो टैंग है? जी आपने सही कहा राजमाता। पिछली दावत में मैंने देखा था आपको ये अच्छा लगा था, इसलिए सोचा आज थोड़ा और बेहतर बनाऊं। स्वाद सादा है। क्या इस टोफू का सादा स्वाद किसी खास कारण से है? क्योंकि मैंने टोफू के बीच में बकरे की जगह मुर्गे का मांस भरा है, जिससे इसमें चिकनाई कम हुई है और टोफू की कोमलता उभर आई। तुमने ये टोफू आखिर बनाया कैसे है? टोफू को हल्का सा सेक कर मैंने उसे जल धनिया के डंठल से बांध दिया, जिससे उसमें मैद चढ़ गई। फिर मुर्गे के मांस के शोरबे और जोलमी टेंजन के साथ मिलाकर उसमें डुबो दिया। तो इसीलिए टोफू शोरबे के साथ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें डाले अलग अलग प्रकार के मशरूम्स भी अच्छे लग रहे हैं। आपका शुक्रिया महाराज। इसके लिए मैंने जिनान के प्रयोगों कुकुर मुद्दे और ताकत देने वाली कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल किया है। आपके इस योनपो टैंग में संतान धर्म का भाव कैसे दिखता है? म्यूंगशिंग बाओजियन में लिखा है, जिस घर में मेल मिलाप हो वहाँ सब कार्य सिद्ध होते हैं, और जहाँ संतान माता पिता के प्रति भक्ति करे वहाँ उनके हृदय में सुख भर जाता है। मैंने ये पकवान इसलिए बनाया है कि सभी साथ मिलकर इसका आनंद ले सके। ये वाकई में ऐसा खाना लगता है जिसे माता पिता और बच्चे साथ बैठकर खा सके। हाँ, आपने सही कहा राजमाता, हमें तो आपकी वो दावत याद आ गई। लेकिन कहना पड़ेगा इस बार का टोफू उससे ज्यादा अच्छा है। इनका स्वाद वाकई अच्छा है। तो इस पकवान में तुमने संतान की माता पिता के प्रति सेवा का भाव डाला है। जी आपने सही कहा महाराज। ये तो सिर्फ शोरबा है। क्या बोल रहा है? लगा था मुझे सपोर्ट करेगा। इसे बनाते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? ये टैंजिंग शोरबा खास आपके लिए बनाया गया है राजमाता। शक्कर देखिए। ये बॉस क्यों हो गए? इन्हें मेरा सूप पसंद आया या नहीं? ये ताजगी भरा उमामी स्वाद, हैरानी की बात है, इसे जोड़ने का ख्याल उसे आया। हो ही नहीं सकता। क्या इसे समझ आ गया? वाह, इसकी स्वाद की पहचान तो सच में बेमिसाल है। तो बताओ, इस पकवान में संतान धर्म का भाव कैसे लाया गया? इस पकवान में संतान धर्म का भाव कई रूप में है। पहली बात तो ये है कि ये टैंजंग शोरबा पूरे टैंजंग का गहरा स्वाद माँ के हाथों के पकवान की याद दिलाता है। दूसरी बात, ये जो तला हुआ टोफू है ये स्वाद को उभारता है। इसके अंदर बकवास बंद करो, सीधे मुद्दे पर आओ।
नहीं तो इसी समय तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी। बस करो। इस पकवान में संतान धर्म है। वो खा रही है। अब जाकर शांति मिली है। माँ नहीं, मुझे ये नहीं खाना। मुझे बस यहाँ से जाने दो। बिना कुछ खाए महल जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। लेकिन माँ मेरा खाने का मन नहीं है। ये टैंगजन वही है जिसे लाने के लिए मैंने किसी को दूर सोमजन नदी तक भेजा था। महल में कदम रखते ही तुम्हारा हमसे मिलना बहुत कम हो जाएगा बेटा। बस एक चम्मच और खा लो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे ये स्वाद कैसे मिला? मैंने सोचा था उससे संतान धर्म के बारे में पूछकर डांट लगाऊंगी, लेकिन उसने ऐसा खाना परोसा जिससे मैं ही पिघल गई। वो आखिरी सामग्री जो तुम लेकर आई, वो क्या थी? वो जे चैप था। ताजगी से भरा शोरबा बनाने में जे चैप से बढ़कर कुछ नहीं। जोजोन एरा में सिर्फ सोमजन नदी या नागडोंग नदी के पास रहने वालों को ही इसका स्वाद मिल पाता था। जे चैप का ये तीखा और ताजगी भरा स्वाद जो इन्होंने अपने हाथों की बाजी लगाकर जोड़ा है, उससे शोरबे का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। एक अच्छा जालिम राजा, घटिया औरत, तो इस तरह से ये महाराज को लुभा रही थी। क्या जे चैप से तुम्हारा मतलब उन छोटे सीप से है जो सीप के शोरबे में होते हैं? जी सही पहचाना। हाँ, यही वो रहस्य है ताजगी भरे स्वाद का जिसे आप जीवन भर खोजती रही हैं। मुझे यकीन था कि आपकी माँ के बनाए आखिरी टैंगजंग शोरबे में भी सोमजन नदी की सीपी का स्वाद होगा, इसलिए मैंने उसके अनोखेपन को इस टैंगजंग शोरबे में जोड़ दिया। लेकिन मैं पहली बार इस रूप में इसका स्वाद ले रही हूँ। ये जोकुनशे टैंगजंग शोरबे में डालने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? ये बहुत ही नरम है और बहुत ज्यादा मीठा भी। अरे इतनी सिंपल सी बात क्यों पूछ रही है? क्या आज यहाँ मैंने जे चैप पालक टैंगजंग शोरबा क्रिएट किया? जोकुनशे जब शोरबे में डाला जाए तो वो मुलायम और मीठा हो जाता है, तो ये टैंगजंग के साथ भी अच्छा लगता है। हल्का उबाल कर तुरंत मसाला डालने से भी इनका स्वाद बढ़ जाता है। और मैंने देखा था आपको संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी और आपके हाथ कांप रहे थे। जोकुनशे हड्डियों और खून की कमी दोनों के लिए अच्छा है, तो इसे खाने से आपको फायदा होगा। इस किस्त के पहले हिस्से की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यह हमें बज़ाहिर एक सादा सा मंजर दिखाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे साइकोलॉजिकल खेल में बदल देता है जिससे नाजरीन खुद को अलग नहीं कर पाते। आगाज में माहौल बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है, जैसे एक आम डिनर गैदरिंग हो, मगर जल्द ही ये एहसास होने लगता है कि इस मेज पर सिर्फ खाना नहीं बल्कि खौफ, राज और दबे हुए जज्बात भी पेश किए जा रहे हैं। किरदारों की इब्तिदाई गुफ्तगू बड़ी हद तक कैजुअल और रोजमर्रा की लगती है। वो पुरानी यादों का जिक्र करते हैं, हंसी मजाक होता है और बज़ाहिर सब एक दूसरे से खुश मिजाजी के साथ पेश आते हैं, लेकिन इसी कैजुअल गुफ्तगू में हल्की हल्की बेचैनी छपी हुई है।
नाजरीन के लिए ये फौरन वाजे नहीं होता, मगर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है हर जुमला एक नया बोझ अपने साथ लेकर आता है। ये एक बड़ी स्मार्ट राइटिंग है कि कहानी हमें शुरू में कंफर्टेबल करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कंफर्ट को ही तोड़ देती है। यहाँ सबसे अहम किरदार वो है जो ज्यादातर खामोश रहता है। इसकी खामोशी ही सबसे बड़ी निशानी है कि कुछ ठीक नहीं है। बाकी किरदार बातों में मसरूफ हैं, लेकिन ये एक शख्स अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बेचैनी को जाहिर करता है। नाजरीन फौरन इस पर फोकस करते हैं और ये सस्पेंस पैदा करता है कि यह खामोशी कब टूटेगी। इसी दौरान खाने के मुख्तलिफ कोर्सेज आना शुरू होते हैं। बज़ाहिर ये खाने शानदार और खूबसूरत लगते हैं, मगर उनका मकसद सिर्फ जायका देना नहीं बल्कि किरदारों के माजी और मौजूदा हालात को अया करना है। मिसाल के तौर पर एक डिश के दौरान अचानक एक किरदार का टोन बदल जाता है, वो हल्की सी बात पर डिफेंसिव हो जाता है और फौरन लगता है कि खाने का जायका इसके अंदर दबे खौफ को जगा रहा है। ये वो लम्हा है जहां नाजरीन को अंदाजा होता है कि ये डिनर महज डिनर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। कहानी का ये हिस्सा ज्यादातर बिल्डअप पर मबनी है। यहां डायरेक्ट हॉरर या जंप स्केयर्स नहीं है बल्कि टेंशन है। यही वजह है कि यह हिस्सा आम नाज़िर के लिए थोड़ा स्लो लग सकता है, मगर जो लोग कहानी की गहराई को समझते हैं उनके लिए यह प्योर सस्पेंस है। इस हिस्से में सबसे बड़ा हुनर यह है कि छोटी छोटी बातों को इतनी ताकत के साथ पेश किया गया है कि वो बड़ी महसूस होने लगती है। एक नज़र, एक खामोशी, एक अधूरा जुमला, ये सब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं रिव्यू एंगल से। सबसे पहले तो एक्टिंग इस हिस्से में कमाल की है। हर किरदार अपनी पर्सनैलिटी को सटा अंदाज में जाहिर करता है। कोई बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, कोई दबे लहजे में बात करता है और कोई बिल्कुल खामोश है। ये वैरायटी इस डिनर टेबल को रियलिटी से करीब ले आती है। नाजरीन महसूस करते हैं जैसे वो भी उन्हीं के साथ बैठे हैं। डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। कैमरे के एंगल्स और लाइटिंग का इस्तेमाल ऐसा है कि माहौल आहिस्ता आहिस्ता हैवी होता जाता है। शुरू में रोशन रोशनी, खाने की खूबसूरती और हंसी मजाक, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रोशनी डिम होने लगती है और कैमरा ज्यादा क्लोजअप्स दिखाने लगता है। ये टेक्निक्स कहानी की साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी को दुगना कर देती है। एक और अहम चीज पीसिंग है। शुरू में लगता है कि रफ्तार थोड़ी स्लो है, मगर यही स्लो पीस सस्पेंस बिल्ड करता है। अगर ये सीन्स जल्दी खत्म कर दिए जाते तो नाजरीन इस खौफ को महसूस नहीं कर पाते जो आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करता है। यहाँ राइटर्स ने नाजरीन के पेशेंस का इम्तिहान लिया है और ये इम्तिहान कामयाब रहा है, क्योंकि क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले ही दिल में एक बेचैनी बैठ जाती है। किरदारों के दरमियान केमिस्ट्री भी खास तौर पर काबिले जिक्र है। ये लोग पुराने जाने वाले लगते हैं, लेकिन उनके दरमियान ट्रस्ट और कम्फर्ट नहीं है। ये पैराडॉक्स कहानी को मजीद दिलकश बनाता है। एक तरफ वो साथ बैठकर खा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल में एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यही कॉन्ट्रडिक्शन कहानी को लेयर्ड बनाता है। अगर टेक्निकल फ्लोज की बात करें तो कुछ नाजरीन को यह हिस्सा ओवरली स्ट्रेच्ड लग सकता है। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो थोड़े रिपीटेटिव महसूस होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये रेपिटेशन इंटेंशनल है ताकि माहौल और ज्यादा अनईजी लगे। ये चॉइस हर किसी को पसंद नहीं आएगी, मगर जो लोग साइकोलॉजिकल हॉरर के शायक हैं वो इसे अप्रिशिएट करेंगे। मजमूई तौर पर किस्त का पहला हिस्सा सस्पेंस और कैरेक्टर बिल्डिंग पर मबनी है। यहां हमें किसी बड़े ट्विस्ट आशाक की बजाय सट हिंट्स मिलते हैं। ये हिंट्स ही असल हथियार हैं जो कहानी को आगे ले जाते हैं। जब आप ये हिस्सा देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा वाकया अभी डिस्टेंस पर है। यही एंटिसिपेशन आपको इस कहानी से जुड़े रखती है। और वैसे भी राजमाता से क्या डोंग वोंग तो आप जानती ही होंगी। मतलब खाना भी एक तरह की दवाई ही है। चुनना ही पड़े तो कड़वी दवा नहीं, बल्कि आप स्वादिष्ट खाना चुनकर भी स्वस्थ रह सकती हैं। तुम वाकई समझदार और अच्छी सोच रखती हो। तुम्हारी काबिलियत पर मैं और शक नहीं करूंगी बेटा, लेकिन क्या तुम फिर से मेरे लिए ऐसा खाना बना पाओगी? जी
जरूर बनाऊंगी। लगता है कि आपने विजेता तय कर लिया है। आज की प्रतियोगिता जीती है बावर्ची यौन ने। जीत गई, मैं बच गई पापा, मैं बच गई। बावर्ची यौन का बनाया गया जोकुनचे टैंचंग शोरबा वाकई में संतान धर्म की मिसाल है और ऐसी विधि से जो हमने पहले कभी ना देखी। उसने जेचॉप और जोकुनचे का उपयोग करके ऐसा पकवान बनाया जिसमें ताजगी और पौष्टिकता भी थी और जिसने मेरा दिल छू लिया। राजशाही रसोई घर की मुख्य राज रसोईया है यौन परिवार की छियो। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, अच्छा काम किया है। तो अब समय आ गया है दंड देने का। प्रतियोगिता हारे हुए दोनों रसोइयों को सजा स्थल पर लाया जाए। जी सके जी मुझे क्या ऐसा सच में होता है? इनके हाथ सामने रखे जाए। बीच में बोलने की गुस्ताखी की तुमने। माफ कीजिए महाराज, पर अगर आप इन दोनों रसोइयों के हाथ कटवा देंगे तो ये प्रतियोगिता बेकार हो जाएगी। क्या आप सच में ऐसा ही चाहते हैं? आखिर ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वचन दिया है, निभाना पड़ेगा। रुक जाइए। आज की प्रतियोगिता का विषय था संतान धर्म। आखिरी बार कह रहा हूँ, पीछे हट जाओ। महाराज, राजमाता अब तक इन दोनों रसोइयों का बनाया हुआ खाना खुशी से खाती रही है और इसी से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा है। क्या इन रसोइयों के हाथ काटना राजमाता के प्रति संतान धर्म का अपमान नहीं होगा? तेरी गुस्ताखी माफ नहीं होगी। मैंने तुझे जीवित रखा क्योंकि तू एक अच्छी बावर्ची है और अब तू मुझे ही उपदेश दे रही है। तुझे इसी वक्त मरना है क्या? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ और ये दोनों भी जिंदा रहना चाहते हैं। किसी बावर्ची के हाथ काटना उसे मार डालने से कम नहीं है। हम तो अच्छा पकवान बनाने की प्रतियोगिता में उतरे थे। ये मृत्यु दंड का अपराध कैसे बन गया महाराज? अपना मुंह बंद कर। महाराज, बावर्ची यौन सही कह रही है। इन दोनों रसोइयों को माफ कर दीजिए। शुरुआत से ही ये सब मेरी भूल से हुआ कि मैं आपकी मंशा को ठीक से नहीं समझ पाई। सच कहूं तो मुझे इस बात का बुरा लगता था कि आप हिरणों से नफरत करते थे क्योंकि स्वर्गीय राजा को हिरण पसंद थे और सिर्फ इसलिए आप हिरण का शिकार करते थे। हाल ही में मुझे पता चला बावर्ची यौन ने अनजाने में आपको हिरण का मांस परोस दिया था और इसीलिए इस प्रतियोगिता का विषय मैंने संतान धर्म रखा। अच्छा, तो ये कहानी है। ये तो सच में अलग ही किस्म के इंसान है। आप पिता से नफरत कर सकते हो पर इतनी नहीं। लेकिन अब बावर्ची यौन जो अभी अभी मुख्य राज रसोईया नियुक्त हुई है, उसने अपने भोजन से मुझे असली संतान धर्म समझाया है। समझ सकती हूँ
आपको इससे इतना लगाव क्यों है? महाराज, आज के लिए बात यही खत्म कर देते हैं। लेकिन एक प्रतियोगिता होती है। हमें इनाम और सजा के बीच में अंतर रखना चाहिए। ऐसे में उचित होगा कि इन दोनों रसोइयों को शाही परिवार के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने का अवसर मिले और ये बावर्ची यौन से अच्छा खाना बनाना सीखें। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए मुझे, हमें बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए महाराज, दया कीजिए, छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज। दोनों बावर्चियों कान खोलकर सुनो। प्रतियोगिता में दिया हुआ वचन हर हाल में निभाया जाएगा, लेकिन नई मुख्य राज रसोइया और राजमाता के कहने पर मैं तुम दोनों रसोइयों की आज के दिन जान बख्श देता हूँ। राजमाता के आदेश से आज से ये दोनों बावर्ची यौन के शागिर्द बनकर उससे खाना बनाना सीखेंगे। इसी के साथ ये प्रतियोगिता यही खत्म होती है। इन्हें आजाद कर दिया जाए। जी। महाराज, क्यों ना आज हम दोनों साथ बैठकर चाय पिए। आज मैं डेंजंग शोरबे ने आपको उसकी याद दिला दी जिसकी आपको चाहत थी, और आज तो आप कुछ ज्यादा ही दरियादिली दिखा रही हैं। के बाद डायन बावर्ची पर अब कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। आपने देखा कि नहीं, सखी गैंग सबसे पहले गई। गुस्सा तो आएगा ही ना, उसकी चाल जो बेकार हो गई। बस भी करो, कम से कम अब वो बार बार यहाँ आकर मुझसे अपनी बकवास बातें तो नहीं करेगी। मगर जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हुई, क्या आपको नहीं लगा कि महाराज का गुस्सा एकदम से बढ़ गया था? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे डर है कि कहीं उन्हें सच में उस घटना का पता न चल गया हो। वही तो, वरना महाराज का राजमाता के साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई और वजह हो ही नहीं सकती थी, है ना? आखिर ये तुम कैसी बातें करे जा रही हो? तुम्हें पता है ना, इस बारे में बात तक करने की अनुमति नहीं है। शायद डेंजंग शोरबे ने आपको उसकी याद दिला दी जिसकी आपको चाहत थी, पर आज तो आप कुछ ज्यादा ही दरियादिली दिखा रही हैं। उस घटना के लिए सिर्फ हम ही दोषी कैसे हो सकते हैं? अगर निकाली गई रानी ने अपमानजनक व्यवहार नहीं किया होता तो वो सब कभी नहीं होता। ये सोचकर कि महाराज को पता चला तो मेरी रूह कांपती है। हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब बस भी करो। महाराज को तो ऐसा लगता है कि उनकी माँ का देहांत एक बीमारी से हुआ था। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ को जहर दिया गया था। वैसे किसे पता? ऐसा भी हो सकता है वो किसी से जांच करवा रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। महाराज को अगर सच्चाई का पता चल भी जाए तो भी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। चाहे समय पीछे भी चला जाए, मैं फिर भी वही करती जो मैंने तब किया था। और हाँ, शाही सखी विवाह मौजूद थी महाराज, पर बावर्ची यौन की वजह से राज्यपाल होंग को देश निकाला देने का जो इल्जाम है, शायद वो अफवाह चाहूंवान से फैली है। तो ये सब सखी कांग ने किया है। रुक जाओ। झांगसियो। जी महाराज। इस समय सखी खांग कहाँ है? वो चाहूंगवान वापस चली गई है। तो हमें भी वहां ले चलो।
अरे बाप रे, मेरे पैर दुख रहे हैं। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, क्यों है ना खिलगाम? हाँ सही कहा। हमें तो इसका डर लग रहा था कि आज शायद हमारे हाथ ही कट जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तुमसे बहुत कुछ सीखा हमने। चलो अच्छा, हम सभी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ऐसे में तारीफ मिलना अच्छा लगता है। पता नहीं इतनी प्यास क्यों लग रही है। अगर कोई पानी पिला देता तो मेहरबानी हो जाती। अगर कोई थोड़ा पानी ला देता तो मेहरबानी होती। वैसे मान लेता हूँ आज किस्मत तुम्हारे साथ थी। उसी किस्मत के सहारे हम सब जिंदा हैं। चलो अच्छा, किस्मत से आज धन्यवाद कहना है तो सीधे सीधे कह दो ना। शायद मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। तुम्हारे बनाए हुए ओमांडू अभी भी बचे हैं क्या? ओमांडू? थोड़े तो बचे होंगे ना। कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं भी आया। अरे वाह दीदी, अब तो आप सचमुच मुख्य राज रसोइया बन गई है। जान में जान आई। शाही रसोई में कौन किसके ऊपर है ये भी तय हो गया। अरे खिलगाम, तुम्हारे सर पर चोट लगी थी ना, हुआ क्या था? वो असल में मैं तो सांगवॉन से आपकी मंगवाई गई सामग्री लेकर लौट ही रही थी कि अचानक किसी ने मुझे अपने हाथ से धक्का दे मारा और मैं फटाक से जमीन पर गिर पड़ी। क्या सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिखाओ मुझे। आप तो प्रतियोगिता में थी, मैं आपको कैसे बता सकती थी? पर सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये किसने किया? तुम्हें शक्ल याद है? मैंने नहीं देखा। भरी टोकरी पकड़े हुए गिर पड़ी। तभी एक आदमी आया और धक्का देने वाले पर जोर से चिल्लाया, जिससे वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वो मुझे बचाने वाला और कोई नहीं, वो कलाकार खोंगिल था। खोंगिल? वो घटिया औरत कोई आम इंसान नहीं है। उसे छोड़ दिया तो मुसीबत बन सकती है। वो जरूर किसी इरादे से आई है, किसी के इशारे पर भेजी गई जासूस होगी। पर ये सच है कि उसमें खाना बनाने की कला है। महाराज उसे यूं ही पसंद नहीं करते हैं। उसे चुपचाप अगवा करके कहीं बेच दे। जल्दबाजी नहीं कर सकते, उसकी किस्मत उसके साथ है। एक बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। महाराज पधार रहे हैं। आप ठीक तो है ना? आपको मेरी चिंता हो रही थी महाराज। वहाँ से मैं जल्दी आ गई क्योंकि मेरा सिर दर्द करने लगा था। मैंने सुना आज की प्रतियोगिता आपने ही करवाई, और ये भी कि बावर्ची यौन की वजह से मैंने राज्यपाल होंग को निर्वासित किया। ये अफवाह झांगमोन से शुरू हुई। महाराज, बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे आदेश से बनी मुख्य राज रसोइये को अयोग्य ठहराना, खुद मेरे यानी राजा के अधिकार को नकारना है। ये बात जानती है ना आप? महाराज, क्या आप सच में इस वक्त उस डायन की तरफदारी कर रहे हैं? क्या कहा? अपनी माँ की मौत की वजह ढूंढने के लिए आपने ना जाने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। आप भूल गए उस दिन क्या हुआ था?
आपको याद है वो दिन जब आपकी माँ को निकाला गया था? अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, उसका क्या हुआ? बंद रखिए अपना। मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी और मत कहना। ऐसे नाजुक समय में आप न सिर्फ एक अनजान वंश वाली डायन को महल में ले आए, बल्कि उसे मुख्य राज रसोइया बना दिया। और फिर आप चाहते मैं चुपचाप ये सहती रहूं? इसीलिए आपने बिना मुझसे बात किए ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं आपसे निराश हो चुका हूँ। गलतफहमियां छोटी सी बात से भी पनप सकती है, पर जब हालात बिगड़ते हैं तो हद पार हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गीय महाराज ने आपकी माँ के साथ किया था। चुप हो जाइए, अपना मुंह बंद रखिए। अपनी माँ की मौत की वजह ढूंढने के लिए आपने ना जाने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। आप भूल गए उस दिन क्या हुआ था? अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, उसका क्या हुआ? महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? महाराज, मैं आपको अभी शांत करती हूँ। शांत हो जाइए महाराज। बावर्ची तो सच में कमाल किया है। राजमाता से अपनी काबिलियत की सराहना मिलना सबके बस की बात नहीं है। उस बावर्ची का बेमिसाल हुनर अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ। उसका खाना चखने का हक है आपको राजकुमार। अगले महीने जिन्हू का महीना है। महाराज के साथ शाही भोजन करते हुए उस डायन के खाने का स्वाद लेने का अच्छा मौका है। अच्छा सुझाव दिया है। वैसे सालगोजी जंगल वाले कातिल का क्या हुआ? आपका शक सही था राजकुमार। किम सॉन के बड़े भाई, जिन्हें मौत की सजा दी थी, बदला लेने के लिए अकेले ही काम कर रहे थे। उसे कहा था समय से पहले अकेले कुछ मत करना, फिर भी उसने। वो कातिल मिला क्या? हाँ, मिल गया था, लेकिन क्या बच निकला? उसका चेहरा नकाब से ढका था, इसलिए पहचान नहीं हो पाई। कहते हैं उसकी चाल ऐसी थी मानो हवा को भी पीछे छोड़ दे। अपने काम में वो काफी माहिर। राजकुमार, मुझे बस 3 दिन दीजिए, मैं उसे खुद खोज निकालूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। नहीं, हमें उससे पहले आज रात कुछ करना होगा। वो काफी खास लोग हैं, तो तैयार रहना। मुझे पता चला है तुमने इस प्रतियोगिता में कमाल का काम किया है। और वो जो तुम्हारा थैला है उसे भी मैं एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा। महाराज का दिल जीतने का ये अच्छा मौका है। महाराज को सच धज कर रहने वाली लड़कियां बहुत पसंद है, तो गहने पहनकर जरा अच्छे से तैयार हो जाओ। नहीं, एक मिनट रुको। आप कहना क्या चाहते हैं? लगता है कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? देखिए, मेरा महाराज के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। नाना किलकम बताओ। हाँ, ये सच है। वो मतलब महाराज के साथ इनका कोई चक्कर नहीं चल रहा। चक्कर नहीं, चक्कर किलकम। चक्कर। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा मतलब है महाराज को मुझसे कोई खास लगाव नहीं है। बस इतना ही कहना था और कोई खास बात नहीं है। हाँ, बस यही बात है। चुप हो जाओ। तुम एहसान फरामोश हो। तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए महाराज ने क्या क्या किया है? अच्छा, आप प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं ना? दिखने में भले ही लगे कि उन्होंने मुझे बचाया है, पर असल में कहानी वैसी नहीं है। क्योंकि सच तो ये है कि मेरे खाने ने ही सबका दिल जीता है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने खाने के दम पर बच पाई? क्या? बावर्ची यौन, कहाँ हैं आप? शाही भोजन परोसने का समय हो गया है। हाँ, बस आ ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। रुकिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। क्या कह रहे थे, कहो। तो आज भी महाराज के साथ चक्कम जरूर चलाना। इस चक्कम ने तो चक्कर कर दिया है। माफ करना
थोड़ी सी देर हो गई। मुख्य राज रसोई के नाते आज पहला दिन है। उम्मीद करती हूँ आप सब साथ देंगे। सबसे पहले बावर्ची इमाम। अरे भाई सब सुनो। अरे क्या हुआ मंत्री जी? एक बुरी खबर है। सुनने में आया है झांगवान में महाराज को दौरा पड़ा है और वो वापस अपने कक्ष में चले गए हैं। क्या उन्हें अभी भी दौरे पर? कह तो रहे थोड़ी देर में शांत हो गए थे, पर जब वो अपने कक्ष में गए तो थोड़े से बेसुध हो गए थे। हाँ, शाही भोजन के समय जरूर किसी न किसी की शामत आएगी। सुनो सब, कुछ भी करो, चाहे दोबारा चखो, स्वाद में कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज को दौरे पड़ते रहते हैं क्या? ये ना ही पूछो तो अच्छा है। खाने में जहर किसने मिलाया? बात होती है खाने के बर्तन फेंकने से, सब तहस-नहस कर देते हैं। सुना ये भी है कि वो कांपने लगते हैं और उन्हें भ्रम भी होता है। जब भी उन्हें दौरा पड़ता है महल में काम करने वाले बहुत डर जाते हैं, सारा माहौल खराब हो जाता है। महाराज, महाराज आप ठीक तो है ना? सखी खां ही उनके सूट को संभाल पाती है। वो जालिम राजा था ये तो सुना था, पर इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। तो अब क्या करना है? आमतौर पर तो वो नॉर्मल रहते हैं। शायद जालिम राजा वाली हरकतें और कभी-कभी अचानक से भड़कने के पीछे कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, और जो उनकी माँ के साथ हुआ उसकी वजह से भी। तो आज हम वो बनाएंगे जिसे खाकर महाराज का दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? डर तो यहाँ लगता ही है, पर मेरी कोशिश होगी कि आज मरने से बच जाऊं। आकाश सही है ना? तुम सबको आज ही मौत को स्वीकारना है क्या? मैं फरमान सुनाता हूँ। महाराज, शाही भोजन तैयार है। सभी कर्मचारी यहाँ से दफा हो जाओ। तो महाराज, शाही भोजन का क्या करें? तुम्हें अभी मौत चाहिए क्या? एक ही बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा। जी महाराज। तुम वहीं रुको। बालों में नीला कपड़ा बांधा है, तुम मुख्य राज रसोइया हो ना? कोई काम से जी महाराज। तुम यहीं पर रुकना। बताओ, आज क्या खास बनाया है तुमने? क्या ये लच्छे हैं? तो महाराज आज के शाही खाने में है टैंगजंग पास्ता। ये पास्ता नूडल्स कोटू के बने हैं। इसका रस्सा थोड़ा खट्टा है और नमक के साथ फ्राई किया है, जिससे उमामी स्वाद आता है। तुम मेरा मजाक बना रही हो क्या? दिन में भी मैंने टैंगजंग से ही बना भोजन किया था।
अभी तो ये किसी और ही मूड में है। प्रतियोगिता के समय तो ठीक ही लग रहा था। नहीं महाराज, ये खाना इटली का है। इसे पास्ता कहते हैं। पास्ता का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा। आपको लग रहा होगा इसमें टैंजंग का रस्सा क्यों है, पर इसका स्वाद बिल्कुल अलग है महाराज। इटली का पास्ता। इटली पास्ता। 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 पास। पास। पहले तुम चख के देखो। अब आप खाइए। ये देखिए, इसे ऐसे पकड़ते हैं। बस तारा। टैंजंग तो मैंने सुबह ही कहा था, पर इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग है। जो गुंजे के साथ मिलकर एक सौंधा सा मीठा बना रहा है। और हाँ, कुट्टू की महक और इस पकवान का उमामी वाकई एक अलग ही स्वाद दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। दरअसल यही टैंजंग पास्ता मेरे पिताजी मेरे लिए बनाते थे, खासकर तब जब मैं किसी बात को लेकर दुखी होती थी। मैंने देखा कि आज आप भी कई बातों को लेकर दुखी हुए थे और मेरा भी आज पूरा दिन व्यस्त था, तो मैंने सोचा पिताजी की याद में एक स्वादिष्ट सा पकवान बनाया जाए। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जब मैं छोटी थी तभी वो गुजर गई। अकेलापन झेला होगा तुमने, बहुत दुख भी सहा होगा। ये मुझे दिलासा दे रहे हैं, वो भी तब जब खुद इतने दुखी हैं। तुम भी शायद मेरी तरह ही अकेली हो। अच्छा, तो अभी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, बताओ। फिलहाल तो पिताजी मुझे कहीं ना कहीं जरूर ढूंढ ही रहे होंगे। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि तुम महल आ गई हो। क्या उन्हें संदेश भिजवा दूं? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपको कितनी बार ही बता दूं, पर आपको यकीन ही नहीं होगा। पर मैं सच कह रही हूँ, मैं भविष्य से ही आई हूँ। बस एक बार मुझे मेरा बैग मिल जाए तो इन लोगों को सब साबित कर दूंगी। तो तुम इसे ही ढूंढ रही हो? मैं इसे ही ढूंढ रही थी। थैंक यू। उस थैले की बात कर रही हो जिसे मैंने पहाड़ी से फेंका था? हाँ, उसमें एक किताब है। उस किताब का नाम मांगुन रोग है। अगर आप वो किताब देखते तो आपको मुझ पर जरूर भरोसा होता। मांगुन रोग? वैसे ये मांगुन रोग किस तरह की किताब है? मुझे लगता है उसी किताब ने मुझे शायद इस युग में पहुंचा दिया है। किताब ने इस युग में पहुंचाया? ये कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है? किसी जादुई किताब की तरह मुझे भविष्य से यहाँ पास्ट में पहुंचा दिया। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। खैर, ऐसा है तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा और मैं तुम्हारा सामान ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेज दूंगा। सही लगा? महाराज योन ही आने वाले समय में जोसोन राज्य में एक बड़ा खापसिन विद्रोह होने वाला है। तो अब इंतजार किस बात का, बताओ। ऐसे खापसिन विद्रोह इसलिए कहा गया क्योंकि ये खापसिन साल में हुआ था और फिर राजमहल में एक तख्ता पलट ने सब कुछ बदल दिया और आखिर में आपको राजगद्दी से उतारकर महल से बेदखल कर दिया गया। इसे कैसे बताऊं? लेकिन भविष्य भी नहीं बदल सकते। तो क्या आपको सच में भविष्य जानने का मन है? अच्छा, याद करती हूँ। सबसे पहले आपका ये साल सही सलामत जाना जरूरी है और अगर बहुत गुस्सा आए तो उसे सह लो और करीबी लोगों से सावधान रहना। क्या खापसिन विद्रोह सच में होगा? क्या इस वक्त मुझे किसी और की चिंता करनी चाहिए? मैं क्या करूं? ग्योनजिन महीने की 20वीं तारीख की ही दिन को मुख्य राज रसोइया राजमाता द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। कई साल हो गए हैं जब मैंने होंग मंगवान के मुख्य लेखक ई छेंग्यून को वो पत्र ढूंढने का आदेश दिया था। वो आज मुझसे मिलेंगे और 20 साल पहले हुई मेरी माँ की मौत का राज आज मुझे पता चल जाएगा। दरअसल उसमें एक बहुत ही जरूरी किताब है और उस किताब का नाम है मांगुनरोक। उस किताब का नाम है मांगुनरोक। मांगुनरोक, मांगुनरोक। क्या इसका मतलब है बादलों की चाह रखना? महाराज, मैं हूँ उरिम्बी का मुख्य सेनापति। आ जाइए। बताइए क्या बात है? महाराज, एक अनहोनी हो गई है। होंग मंगवान के मुख्य लेखक गायब हो गए हैं। क्या कहा? ई छेंग्यून गायब? जी हाँ, हमने देर रात उत्तर द्वार पर मिलने तक का तय किया था। समय बीतने पर भी वो नहीं आए तो आसपास की तलाशी लेते हुए मैं एक जगह पहुंचा जहाँ चारों ओर खून फैला हुआ था। कोई हत्यारा उन तक पहले पहुंच गया? जी हाँ। चलो। खून के धब्बों और इस पहचान मोहर से लगता है कि उन्हें किसी हत्यारे ने मार दिया है। ये नहीं हो सकता। ई छेंग्यून को दिया गया आदेश बहुत गुप्त था। फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? मेरी माँ ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसे छिपाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही है? हो सकता है मेरी माँ की मौत की साजिश में जिनका हाथ था वो सब वही लोग हो, वो सब जो सत्ता और ताकत के भूखे हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर से मैं हमेशा की तरह अकेला हो गया। महाराज, बाहर
बाहर बहुत ठंड हो गई है। बेहतर होगा आप अंदर आकर आराम कर लें। मेरे लिए मदिरा ले आइए। लेकिन इस वक्त जी चाहता है मदिरा में डूब जाऊं। महाराज, केवल मदिरा पीना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बेहतर होगा आप इसके साथ कुछ खा लें। बावर्चीयोन, क्या आप अंदर हैं? बावर्चीयोन? हाँ, आ रही हूँ। सुबह सुबह काम करवा रहे हैं। नींद की पूरी बैंड बजा दे यार। महाराज, आपके लिए खाना तैयार है। महाराज, महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? तुम आ गई। इसने पी रखी है क्या? अरे यार, इसके तो अलग ही कारनामे हैं। हाँ, मैं आपके लिए कुछ बनाकर महाराज, रुक जाओ। पर मैं कहीं मत जाना, बस कुछ पल। 사랑을 하나요? 그대를 부르면 닿을 수 있을까? 하고 싶던 말이 아직까지도 참 많은데 그대에게 말할 수 없죠. 그대는 알까요? 내 맘의 크기를 매일 기다리죠. 그대를 볼까봐 시간도 소용없을 만큼 그대를 그리죠. 이제 그대에게 가고 싶어요. 그댄 내 맘에 계속 있어줘요. 아직도 난 그대를 생각해 바라고 있어요. 이제 내 옆에 함께 있어줘요. 여전히 나의 모든 마음을 그댈 기다려요. 사랑해요. आपको याद नहीं कल रात क्या हुआ था? क्या हुआ? तुम्हें पता मिला? आज के तिथों के लिए मैं सखी खान सुबह का शाही भोजन तैयार करूंगी। मैंने जैसा तय किया था वैसा ही शाही भोजन बनाऊंगी। इस बार कौन सा दूल्हा है? वो अपने साथ 3 बावर्चियों को लेकर आया है। सुना है आज कोई खास मेहमान आ रहे हैं, तो बस मेरा कमाल देखना। किस्त के दूसरे हिस्से और इख्तिताम पर कहानी अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है।
वो टेंशन जो शुरू में धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी अब एक धमाके की तरह फटती है। डिनर टेबल पर बैठे सब किरदार अपनी अपनी हकीकत, कमजोरी और खौफ के साथ खिलने लगते हैं और नाजरीन को आखिरकार वो आंसर्स मिलते हैं जिनकी झलक पहले हिस्से में दी गई थी। किरदारों का किरदार ब्रेकडाउन। एक एलेक्स, मरकजी किरदार। एलेक्स इस कहानी का महवर है। पूरे डिनर के दौरान वो खामोश नजर आता है, लेकिन जैसे ही एंडिंग करीब आती है इसकी खामोशी एक जोरदार बयान में बदल जाती है। वो अपने पेस्ट ट्रॉमा और मौजूदा बेचैनी को सामने रखता है। एलेक्स के डायलॉग सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि पूरे नैरेटिव को डिफाइन करते हैं। इसका रवैया नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभार सबसे खामोश इंसान के अंदर सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। 2. क्लेरा, इमोशनल एंकर। क्लेरा शुरू से ही इमोशनल लगती है, लेकिन इख्तिताम पर वो इस गैदरिंग की सबसे बड़ी हकीकत खोलती है। वो माजी की ऐसी तफसील बताती है जो पूरे ग्रुप को हिलाकर रख देती है। इसके लफ्ज़ सिर्फ कन्फेशन नहीं बल्कि अक्यूज भी है। क्लेरा के जरिए हमें एहसास होता है कि ये डिनर महज एक मील नहीं था बल्कि एक कॉन्फ्रंटेशन थी, और उस कॉन्फ्रंटेशन की जुड़े सबके माजी में छपी है। 3. मार्कस, कॉन्फ्लिक्ट ड्राइवर। मार्कस वो किरदार है जो हर मौके पर तनकीद करता है और दूसरों को प्रवोक करता है। एंडिंग में इसकी जुबान सबसे ज्यादा जहरीली बन जाती है। वो एलेक्स को बराह रास्त ब्लेम करता है और बाकी सब पर भी शक डालता है। मार्कस का अग्रेसिव अंदाज कहानी में कियास पैदा करता है और सस्पेंस को ज्यादा इंटेंस बना देता है। अगर मार्कस न होता तो एंडिंग इतनी जोरदार इम्पैक्ट नहीं डाल सकती थी। 4. एवलिन, मिस्ट्री एलामन। एवलिन इस कहानी की खामोश मगर खौफनाक ताकत है। वो ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन इसकी चंद बातें और रिएक्शंस ही माहौल को बदल देते हैं। एंडिंग के करीब इसका रवैया और बॉडी लैंग्वेज ये एहसास दिलाता है कि वो सबसे ज्यादा जानती है मगर सबसे कम जाहिर करती है। नाजरीन के लिए एवलिन एक मुइम्ना बन जाती है। 5. डैनियल, रैशनल थिंकर। डैनियल बार बार मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। वो लॉजिकल है और चाहता है कि सब अपने डिफरेंसेस को भला कर डिनर मुकम्मल करें, लेकिन एंडिंग में वो सबसे ज्यादा हेल्पलेस लगता है क्योंकि सच्चाई इतनी पेचीदा और खौफनाक है कि इसका अक्ल और मंतिक भी बेकार हो जाता है। डैनियल के किरदार के जरिए ये पैगाम मिलता है कि कभी कभी हकीकत इतनी बेरहम होती है कि कोई रीजन अ कॉम्प्रोमाइज इसे सॉफन नहीं कर सकता। एंडिंग रिकैप। कहानी का आखिरी एक्ट सब किरदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। एलेक्स और मार्कस के दरमियान जबरदस्त कॉन्फ्रंटेशन होता है। एलेक्स अपनी खामोशी तोड़ता है और माजी का ऐसा राज बताता है जिसने सबकी जिंदगी बदल दी थी। ये राज नाजरीन को चौंका देता है और पूरी किस्त की बुनियाद वाज़े हो जाती है। क्लेरा के जज्बाती कन्फेशन इस राज को मजीद गहरा कर देते हैं। वो सबको बताती है कि ये गैदरिंग असल में एक टेस्टिंग ग्राउंड थी। वो चाहती थी कि सब सच बोलें और अपने गुनाहों का एतराफ करें। ये रेवलेशन किस्त के ड्रामेटिक क्लाइमैक्स को जवाब देता है। एवलिन का किरदार यहां सबसे इंट्रीगिंग हो जाता है। वो कम बोलती है, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात और चंद क्रिप्टिक जुमले बताते हैं कि वो सच्चाई से पहले ही वाकिफ थी। इसका रवैया नाजरीन के लिए सस्पेंस को फ्यूचर एपिसोड्स तक खुला रखता है। मार्कस का अंजाम इस एपिसोड के सबसे शॉकिंग हिस्सों में से है। इसकी अग्रेसिव नेचर आखिरकार इसे तन्हा कर देती है। सब इस पर शक करने लगते हैं और उसका रवैया ग्रुप को मजीद तकसीम करता है। इसका अंजाम एक वार्निंग है कि एरोगेंस और ब्लेम गेम हमेशा डिस्ट्रैक्शन पर खत्म होते हैं। डैनियल की आखिरी कोशिश के माहौल को ठीक करे नाकाम हो जाती है। ये नाकामी ही इस किस्त का सबसे बड़ा पैगाम है। कभी कभी कुछ गैदरिंग्स ऐसी होती हैं जहां ताल्लुकात को दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं रहता। रिव्यू एनालिसिस। अगर इस एंडिंग को रिव्यू एंगल से देखें तो सबसे पहले राइटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। स्टोरी की लेयरिंग इस तरह की गई है कि हर किरदार अपने सीक्रेट्स और फ्लोस के साथ खिलता है। एंडिंग हमें न सिर्फ शॉक देती है बल्कि क्यूरियोसिटी भी छोड़ती है कि आगे क्या होगा। परफॉर्मेंसेस इस हिस्से में पीक पर हैं। एलेक्स की खामोशी से जोरदार बयान तक की जर्नी, क्लेरा का इमोशनल आउटबस्ट और मार्कस का अग्रेसिव मेल्टडाउन सब एक्टर्स ने नेचुरल और इंटेंस अंदाज में पेश किया। ये वो परफॉर्मेंस है जिसे नाजरीन आसानी से भूल नहीं सकते।
सिनेमेटोग्राफी भी एंडिंग में ब्रिलियांट है। क्लोजअप्स और डिम लाइटिंग माहौल को क्लोस्ट्रोफोबिक बना देती है। नाजरीन को लगता है जैसे वो भी इसी मेज पर बैठे हैं और एस्केप का कोई रास्ता नहीं। थीम्स की बात करें तो ये एंडिंग हमें गिल्ट, बिट्रेयल और सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कहानी सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात का मुताला भी है। अगर किसी फ्लो का जिक्र किया जाए तो वो पीसिंग है। कुछ डायलॉग्स लंबे हैं और एंडिंग को थोड़ा कंसाइज बनाया जा सकता था, लेकिन ये फ्लो इतना बड़ा नहीं क्योंकि इसके बदले हमें एक इमोशनली चार्ज और इम्पैक्टफुल कंक्लूजन मिला है। कंक्लूजन मजमूई तौर पर किस्त का दूसरा हिस्सा और एंडिंग एक पावरफुल क्लाइमैक्स फराहम करता है। हर किरदार अपनी असल शेप में सामने आता है और नाजरीन को इस बात का एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ खाने या डिनर के बारे में नहीं बल्कि सीक्रेट्स, गिल्ट और कॉन्फ्रंटेशन के बारे में है। ये एंडिंग नाजरीन को शॉक्ड भी करती है और अगली किस्त के लिए तैयार भी।